सवाब का रिश्ता, कहानी, हसन मंजर। कभी कभी मैं सोचती हूँ अजीब नाम है तुम्हारा, लड़की ने कहा। वह कैसे? तलत तो लड़कियों का नाम होता है। दोनों हंस पड़े। फिर अचानक संजीदा होते हुए नौजवान ने कहा, और तुम्हारा कौन सा लड़कियों जैसा है? लड़की ने भी एकदम संजीदा होते हुए कहा, वह कैसे? वह ऐसे कि शाहजहां मर्दों का नाम होता है और यह बात मैं बहुत बार सोच चुका हूं। मेरा नाम मर्दों के नाम पर नहीं है। हमारे खानदान में कम से कम 2 शाहजहां हैं या थीं और हमारे कॉलेज में भी एक शाहजहां थी। नौजवान ने बेंच पर बैठे बैठे पैर हवा में इस तरह उठाए जैसे थकन उतार रहा हो और बोला, तो फिर उन तीनों के नाम शहंशाहे हिंदुस्तान के नाम पर थे और जहां तक मेरे इल्म में है, उनकी दाढ़ी मूंछें थीं। एक थकी हुई हंसी के बाद दोनों खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद नौजवान ने कहा, शाह साहब। लड़की चुप बैठी रही। नौजवान ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, शाह जी। अच्छा, मुझसे कुछ कहते हो? 2 बार तो मुखातिब कर चुका हूं। लड़की ने कहा, मैं समझी थी। तुम्हें शायद वो पीर फकीर नजर आ रहे हैं और उन्हें तुम आवाज दे रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे नजर का वहम होने लगे। बात यह है कि इस वक्त यहां बैठे बैठे मुझे एक पुराना वाकया याद आने लगा। सोचा, तुम्हें सुना डालूं। फिर सोचा, सुनकर तुम दुखी हो जाओगी। शाहजहां ने दूर घास को पानी देने वाले आदमी को देखते हुए कहा, अब इससे ज्यादा दुखी क्या होंगी? सुना डालो। सुना डालूं, तलत ने कहा। गो अहेड। फिर मत कहना। दोनों घंटे भर से फ्रेयर हॉल के सामने की बेंच पर बैठे हुए थे। लगता था चल चलकर दोनों थक गए हैं, क्योंकि दोनों ने अपने पैरों को नंगा करके ठंडी घास पर रखा था, जो दूर तक फैली हुई थी। अभी फेरी वाले नहीं आए थे, न ही तेल मालिश वाले और न तेल मालिश करवाने वाले। शाम होने में अभी देर थी और तब तक दोनों ने यहीं इंतजार करने का फैसला किया था। ज्यों ही तलत वह वाकया सुनाने को हुआ, शाहजहां को उबकाई सी आई। उसने मुंह खोलकर सिर नीचे झुकाते हुए कहा, उधर देखो। क्या हुआ शाह साहब? कुछ नहीं, कहा ना, तुम दूसरी तरफ देखो। थोड़ी देर बाद उसने पुरसुकून होते हुए पीठ टेकी और आंखों से निकल आने वाले पानी को पोंछती हुई बोली, हां तो क्या वाकया था? नौजवान ने भी आराम के वापस लौट आने की सांस ली। यह लाहौर का वाकया है। तुम्हें मालूम है, उन दिनों मैं वहां पढ़ रहा था। इम्तिहान होने वाले थे। मैं दिन दिन भर घर में बंद होकर पढ़ता था। कहीं आना जाना बंद कर रखा था। पैसों का भी उन दिनों तोड़ा था कि 2 घड़ी को आदमी किसी रेस्टोरेंट में जा बैठे। पर न जाने कहां से एक ख्याल दिमाग में आन बैठा था, सिगरेट का। जब पढ़ते पढ़ते दिमाग फैग करने लगे, थक जाए। इतनी इंग्लिश मैं भी जानती हूं। खूब खूब, तलत ने कहा, तुम्हारे साथ ये साथ जितना भी लिखा है, अच्छा निभेगा। फिर वह अपने ख्यालों में खो सा गया। क्या मेरे साथ जूतियां चटखाते हुए दिमाग फैग होने लगा है? नहीं, ये बात नहीं है। तलत ने एक झुरझुरी सी लेते पढ़ते पढ़ते दिमाग फैग करने लगे, थक जाए। इतनी इंग्लिश मैं भी जानती हूं। खूब खूब, तलत ने कहा, तुम्हारे साथ ये साथ जितना भी लिखा है, अच्छा निभेगा। फिर वह अपने ख्यालों में खो सा गया। क्या मेरे साथ जूतियां चटखाते हुए दिमाग फैग होने लगा है? नहीं, ये बात नहीं है। तलत ने एक झुरझुरी सी लेते हुए कहा, तुम्हारे साथ चलते चलते तो इन चंद दिनों में जितनी थकान सालों से दिमाग पर छाई थी, वो उतरने लगी है। बनावटी बातें मत करो। दिल में कह रहे होगे, हमदर्दी ही हमदर्दी में बला गले लगा ली, लड़की ने संजीदगी से कहा। तलत ने शरारत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी इस बात का बड़ा अच्छा जवाब बनता है, लेकिन कौन सी बात का? यही बला गले लेने वाली बात का। शाहजहां की आंखों में नमी छलक आई। कुछ देर को दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे एक ने दूसरे की बात पाली हो। फिर तलत ने कहा, अभी सिर्फ 4:30 बजे हैं। पूरा 1.5 घंटा पड़ा है। शाहजहां ने कहा, जल्दी क्या है? मुझे घर जाकर न दोपहर के बर्तन धोने हैं, न रात का खाना पकाने की जल्दी है। और तुम तो मेरा ख्याल है शाम को कुछ भी नहीं करते हो। घर जाओगे तो नौकर खाना लाकर सामने रख देगा। 8 बजे पहुंचा तो गरम, 11 बजे पहुंचा तो ठंडा। दोनों हंस पड़े। फिर क्या हुआ? काहे का? वह लाहौर में दिन दिन भर पढ़ने का। हाँ, तो बस दिन भर पढ़ता रहता था। नौजवान ने खोए दिमाग से कहना शुरू किया, सुबह मोह अंधेरे उठकर जो पढ़ाई में जुटता था, तो जब अम्मा नाश्ते के लिए 3-4 आवाजें न दे लें, अपनी जगह से टस से मज नहीं होता था।
फिर नाश्ता करके बैठता था तो 11 बजे एक प्याली कॉफी के लिए उठता था, जो मैं खुद बनाता था। फिर जो मुझे मालूम है, शाहजहां ने बेचैनी से कहा, यह वह कहानी जो सुना है, मेरी बड़ी आपा को अब्बा मरहूम, जिन्हें मैंने देखा ही नहीं, सुनाया करते थे। चिड़िया आई, एक दाना चावल का लिया और फुर से उड़ गई। वक्त गुजारने के लिए आपा मुझे ये कहानी सुनाती थी। तुम भी यूं ही करते रहो, रोजाना नाश्ते से कॉफी ब्रेक तक, कॉफी ब्रेक से लंच तक। इसी में 6 बज जाएंगे। नौजवान ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, इस कहानी में सिर्फ एक चावल है और चिड़िया 2। और मैं दिन भर घर में बंद रहकर पढ़ा करता था। लड़की ने जुमला पूरा किया। थोड़ी देर बाद जब लॉन में पानी देने वाला पाइप को अपने पीछे घसीटता हुआ पास आ चुका था और उसके पीछे घास पर बहते हुए पानी के तालाब पर कौए उतर आए थे, तो नौजवान की कहानी खासी आगे बढ़ चुकी थी। घर में सिगरेट पीते हुए झिझकता था और अंधेरा हो जाने के बाद खाना खाकर घर से टहलने के लिए निकल खड़ा होता था, ताकि सुकून से सिगरेट भी पी जा सके और उस दिन के लिए किताबों पर आखिरी हमले की तैयारी भी हो जाए। और ज्यादा पढ़ाई के लिए दिमाग को हुक्के की तरह ताज़ा करना था। रास्ते से सिगरेट खरीदकर मैं उस सुनसान सड़क पर चल पड़ा, जो बड़े पुल को जाती है। उस रात उम्मीद के खिलाफ हवा चल रही थी, जो लाहौर के लिए बड़ी अजीब बात थी। मेरे दिमाग में अभी भी सारे दिन का पड़ा हुआ घूम रहा था और मुझे नहीं मालूम कब मैं बड़े पुल की चढ़ाई चढ़ा और कब पैदल चलने वालों के लिए बने रास्ते पर हो लिया। अगर तुमने रेलवे का वह पुल नहीं देखा है तो उसकी तफसील मैं बताए देता हूं, वरना पूरी बात समझ में नहीं आएगी। रेलवे की पूरी शटिंग वार्ड से होकर गुजरता है। बीच में चौड़ी सड़क है, जिसकी चढ़ाई पर दिन भर तांगे वाले तेजी से वे मर जा कहते हुए घोड़े को चढ़ाए लिए जाते हैं। तेज रफ्तारी शर्त है, वरना सुस्त रफ्तार टांगों वाला भाई आखिरी जोर लगाकर तांगे समेत पीछे चल पड़ता है और फिर तांगे वाला कूदकर घोड़े के मुंह की लगाम को थाम लेता है और उसकी अगली टांगों पर चाबुक मारने लगता है। खैर, ये बात यूं ही बीच में आ गई। पुल की सड़क को पैदल चलने वालों के दो तरफा रास्तों से लोहे का पार्टीशन खड़ा करके अलहदा किया गया है। उस रात मैं सिगरेट सुलगाए हवा और कश का लुत्फ लेता उसी पैदल रास्ते पर अंधेरे में चला जा रहा था। ट्रैफिक न होने के बराबर था। दाएं हाथ पर लोहे का पार्टीशन था, बाएं हाथ को चांद खासा ऊपर उठ गया था। पूरा तो नहीं था, लेकिन तीसरी चौथी का भी नहीं था। इर्द गिर्द की चीजें भी नजर न आए। यार्ड में मालगाड़ी के डिब्बों की कतारें नजर आ रही थी, लेकिन उनके एक दूसरे से टकराने की कोई आवाज नहीं उठ रही थी, जो मुझे पसंद है। इधर उधर कोई इंजन भी नजर नहीं आ रहा था। फीकी चांदनी में एक जगह मुझे लोहे के पार्टीशन से मिला हुआ गन्नों की खोई का एक ढेर नजर आया, जिस पर कोई और चीज भी पड़ी हुई थी। मैं गन्नों की खोई के ढेर पर नहीं चांका था, क्योंकि मुझे मालूम था यहां दिन में गन्ने का रस बेचने वाला खड़ा होता है। ताज्जुब मुझे उसी चीज पर हुआ जो उस ढेर पर पड़ी थी। मुझे मेरी एक हिस्स संवेद शक्ति ने बताया, इस चीज को यहां नहीं होना चाहिए था। दूसरी हिस्स ने मुझे पैर से उसे टटोलने पर उकसाया। उस जगह से पुल का दूसरा सिरा नजदीक ही था। मैंने पैर बढ़ाया ही था कि पैदल के रास्ते के खात्मे पर बिजली के खंभे के नीचे बैठे हुए 2 आदमियों ने आवाज दी, बाबूजी, पैर नहीं लगाना, बच्चा है। मैं अपनी जगह ठिठक कर रह गया। अब वाकई मुझे उस ढेर में 2 ऐसी चीजें नजर आने लगी जो बच्चे के सफेद पैर भी हो सकते थे और जो शायद हिल भी रहे थे। अचानक तलत खामोश हो गया और बेजरूरत सामने शून्य में देखने लगा। फिर चंद लम्हों बाद शाहजहां ने कहा। तलत फिर भी खामोश रहा। न सही, तुम्हारी मर्जी नहीं तो न सही। फिर उसने घड़ी देखते हुए कहा, अभी क्लिनिक के खुलने में 1 घंटा बाकी है और यहां से हिलने में 45 मिनट। तलत ने खड़े होकर जिस्म को इस तरह 2-4 बार अकड़ाया जैसे बहुत थक गया हो। फिर बोला, कहीं चलकर चाय पी जाए। अभी नहीं, क्लिनिक के बाद, शाहजहां ने राजदारी के लहजे में कहा। ओह, तलत ने बात समझते हुए कहा, मेरी अक्ल मोटी है और हर बात को बहुत जल्दी भूल जाता हूं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, शाहजहां ने कहा। अभी तो तुमको अपने बाएं हाथ पर चांद और दाएं हाथ पर पुल पर पड़ा हुआ बच्चा नजर आ रहा था। लगता था तुम फिल्म देख रहे हो। बच्चा नहीं, बच्ची, तलत ने संजीदा लहजे में कहा। फिर तुमने उसे उठा लिया। नहीं, मुझे देखकर उन दोनों में जैसे हिम्मत आ गई हो। मामूली कपड़ों में थे। उस इलाके में ज्यादातर रेलवे मजदूर बसते हैं, और मेरा ख्याल है वो दोनों भी मजदूर थे। मैं उस ढेर के पास खड़ा रहा। वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गए। मैंने पूछा, क्या है? दोनों ने एक साथ कहा, बच्ची। तलत ने जानबूझकर दूर शून्य में देखते हुए एकदम कहा। मैंने पूछा, जिंदा है? जैसे उसने अपने अंदर से जुमले को बड़ी जद्दोजहद के बाद निकाल फेंका हो। लड़की ने थूक निगला।
उसकी नजरें भी नौजवान की नजरों से समानांतर शून्य में देख रही थी। वे दोनों एक साथ बोले, जी। फिर उन्हीं में से एक ने, जिसकी उम्र 30 के लगभग होगी, बच्ची के सीने पर से उस कपड़े के उन दोनों पटों को खोला जिसमें वह लिपटी हुई थी। दूसरे ने माचिस सुलगाकर मुझे उसका चेहरा दिखाया। कोई चीज बच्ची के मुंह से बहकर कपड़ों में आसपास लग गई थी। मैंने पूछा, क्या है? माचिस वाले ने दूसरी तीली रोशन की और बोला, शायद दूध डबल रोटी खिलाई है, इतनी छोटी बच्ची को। मैंने कहा, कितने दिन की होगी? 4-5 दिन की तो होगी, पहले आदमी ने कहा। मुझे ख्याल आया बच्ची चांद को देख रही है, लेकिन यह मेरा वहम रहा होगा। अंधेरे जैसी रोशनी में वहां क्या नजर आता था? ज्यादा से ज्यादा कपड़ों के बाहर निकले हुए उसके पांव और चेहरे की गोलाई। बाकी जिस्म कपड़ों में लिपटा हुआ था। बच्ची रो नहीं रही थी। मैंने दोबारा पूछा, जिंदा तो है न? हाँ जी, अभी थोड़ी देर रोई थी। मैंने कहा, इसे उठाकर रोशनी में ले चलते हैं। बच्ची के दोनों मुहाफिज एक साथ बोले, और जो पुलिस वालों ने पूछताछ की, तो आप नट तो नहीं जाओगे? नहीं, यहां से तो उठाओ। पता नहीं खोई में चींटियां हाँ या कनखजुरा। एक आदमी ने बच्ची को उठा लिया और जब हम उसके साथ सीधे खड़े हुए तो हमें पता चला कितने लोग वहां ट्रैफिक वाले पुल पर जमा हो चुके थे। कोई साइकिल पर बैठा लोहे के पार्टीशन को पकड़े रुका खड़ा था। कोई 2 सेकंड को रुककर पूछता था, क्या है? और किसी दूसरे के बताने पर, इंसान का बच्चा कहकर हंसता हुआ साइकिल की पैडल मारता चल खड़ा होता था। एक एंग्लो इंडियन लड़की साइकिल पर सवार वहां से गुजरी। किसी ने उसे गाली दी होगी, शाहजहां ने कहा। शायद तलत ने कहा, लेकिन उसके बाद जो लड़की वहां से गुजरी थी जिसका दुपट्टा उसके पीछे हवा में उड़ रहा था और बाल कटे हुए थे, उसके लिए मुझे याद है, भीड़ में से किसी ने गाली बककर कहा था, यह काम इन जैसियों के हैं। कितना आसान फैसला था। वह लड़की मेरे घर की तरफ जा रही थी और 4-5 घर छोड़कर हमारी ही सड़क पर रहती थी। वह किसी दफ्तर में काम करती है। इससे ज्यादा मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। एकदम किसी ने कहा, पुलिस आ रही है, और लोग वहां से भाग खड़े हुए। हम बच्ची को बिजली की रोशनी में ले आए। वहां मैंने उसका चेहरा पहली बार देखा। बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। मुझे उस वक्त औरतों की कही हुई बात याद आई कि बच्चे हमेशा ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन यह बात सोचकर मैंने अपने जेहन से नहीं निकाली थी। ये तो बस वहां पड़ी हुई थी। उन दो में से एक ने कहा, हम बहुत देर से यहीं बैठे थे कि कोई बच्ची पर पैर रखता हुआ ना गुजर जाए या कोई कुत्ता ना आ जाए। उसके साथी ने कहा, पता नहीं कब से यहां पड़ी थी। वे दोनों बेधगेपन से बच्ची का मुंह साफ कर रहे थे। एक बोला, इतनी छोटी बच्ची भला दूध पीती है या रोटी खाती है? दूसरे ने कहा, मां को डर होगा, पता नहीं कितनी देर भूखी प्यासी पड़ी रहे। रोटी पेट में होगी तो ज्यादा देर चलेगी। मेरी आंखों में वह अनदेखा मंजर घूम गया। यहां लाने से पहले एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसे आखिरी बार दूध पिला रही है। फिर मुतमईन न होकर उसे दूध में भिगोई हुई डबल रोटी के टुकड़े खिलाने की नाकाम कोशिश करती है और आखिरकार यहां के लिए लेकर चल पड़ती है। हो सकता है सही जगह की तलाश में इधर उधर फिरती रही हो सकता है जगह का चुनाव उसने पहले से कर रखा हो। न इतनी रोशनी की सबको रखती हुई नजर आ जाए, न इतना अंधेरा कि उस पर कोई पैर रखता हुआ गुजर जाए। फिर मुझे ख्याल आया, ऐसी माएं बच्चे के आसपास देर तक मंडराती रहती हैं, जब तक ये यकीन न हो जाए कि उसे किसी ने उठा लिया है। मैंने घूमकर सड़क पर दोनों तरफ नजरें उठाईं। सड़क पर से सिर्फ अब एक तांगा आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, जैसे अपने घर जा रहा हो। कहीं से मुझे कोई सवालिया चेहरा झांकता हुआ नजर नहीं आया। फिर एक ख्याल आया, जरूरी है वहां एक लड़की ही हो सकता है कोई औरत हो जिसके 10-12 बच्चे हों और जिसमें एक और पालने की सकत न रही हो। फिर इस ख्याल को दिमाग से रद्द कर दिया। यह जरूरी नहीं है कि कोई औरत या लड़की ही यहां आई हो। यह काम उस लड़की का मिलने वाला कोई लड़का भी कर सकता था, शाहजहां ने कहा। तुम यकीनन जासूसी नावेल पढ़ती हो, तलत ने कहा। जासूसी नावेल में लाशें होती है या सड़क के किनारे छोड़े हुए बच्चे? लगता है तुमने जासूसी नावेल कभी नहीं पढ़े। दोनों के दरमियान जो तनाव पैदा हो गया था खत्म हो गया। हाँ तो फिर क्या हुआ? लड़की ने घड़ी देखते हुए कहा, अभी हमारे यहां से उठने में 30 मिनट बाकी हैं। वहां खड़े खड़े मैं सोच रहा था, यह बच्ची मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। घर में मेरे अपने छोटे भाई बहन थे, लेकिन इतना छोटा बच्चा कोई और न था। एक फिक्र अब्बा की तरफ से थी, पता नहीं अब्बा बच्ची को रखने पर राजी हाँ भी या नहीं। हमारा घराना कोई रईस घराना नहीं था। दूसरा ख्याल आया, छोटी बच्ची का गुमूत साफ करने को अम्मा तैयार नहीं होगी। मुझे किसी और किस्म के एतराज का डर नहीं था।
मेरे ख्याल का सिलसिला उस वक्त टूटा जब एक सफेद सिर से पैर तक बुर्के में ढकी हुई भारी सी औरत वहां आकर बच्ची के पास बैठ गई, जैसे उसे वहां बुलाया गया हो। उसकी उम्र 50 के लगभग होगी और बाल मेहंदी से रंगे हुए थे। यह मुझे बाद में पता चला कि वह उन दोनों में से एक की मां थी और घर से बुलाने के लिए एक आदमी कब का वहां से जा चुका था। उसने बच्ची का पेट खोलकर देखा और सिर पर हाथ फेरा और यकीन के साथ बोली, 7 दिन की होगी। वे तीनों आपस में बातें करने लगे। जिसकी मां थी, उसके घर में उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। घर सूना था, दूसरे के बीवी बच्चे थे और वह इसी बात के हक में थे कि बच्ची उन मां बेटे को मिल जाए। लगता था लाल बालों वाली के बेटे की शादी किसी वजह से नहीं हुई थी और न जल्द होने की उम्मीद थी। मैंने पूछा, यहां काहे का इंतजार कर रहे हो? रेलवे पुलिस का। क्यों भला? ऐसे ले जाने में तो केस बन जाएगा कि किसी की बच्ची उठा ले आए हैं। किसी को इत्तला करने को भेजा है। एक लड़के को भेजा है, उस आदमी ने कहा, जो घर से औरत को बुलाने गया था। मैं वहां से चल खड़ा हुआ। दोनों मेरी मिन्नत समाजत करने लगे कि पुलिस आती होगी, आप होंगे तो आपकी सुन लेंगे, हमें तो उल्टा फांस देंगे, यह नहीं देखेंगे इतनी देर हिफाजत हमने की है। मैंने वादा किया, अभी आया जाता हूं। एक बार अंधेरे में पहुंचकर मैंने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। पुलिस के वहां आने और मेरे घर से पूछकर आने में जैसे दौड़ लगी थी। जहां रोशनी में लोग खड़े नजर आते थे, जिनमें कुछ जानने वाले भी होंगे। मैं भागना बंद करके तेज तेज कदम चलने लगता था, फिर बिजली की रोशनी से दूर होते ही दोबारा भागने लगता था। जब मैं घर पहुंचा तो अब्बा मरहूम इशा की नमाज पढ़ रहे थे। मैं पास की पलंग पर बैठकर उनके सलाम फेरने का इंतजार करने लगा। मेरी सांस फूल रही थी और कपड़े पसीना पसीना हो रहे थे। उन्होंने अतहियात पढ़ते हुए शहादत की उंगली उठाई और मेरे दिल में धड़का हुआ। पता नहीं फर्ज है या वितरा, और सलाम फेरने में अभी 1 या 2 रकतें बाकी हो, लेकिन जब वो उठकर खड़े नहीं हुए तो मुझे इत्मीनान हो गया कि बस चंद लम्हों की बात है। उन्होंने दूसरी तरफ सलाम फेरा ही था कि मैंने फूली हुई सांस के साथ कहा, पुल पे बच्ची पड़ी है, जिंदा है। मैंने कहा, जी। छोड़ क्यों आए? उन्होंने मेरे ही जैसे जोश के साथ कहा, आपसे पूछने आया था। मैंने साइकिल उठाकर दरवाजे का रुख करते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? उनकी आवाज पीछे सुनाई दी, अब तक तो कोई ले जा चुका होगा। तभी शाहजहां ने जोर से झुरझुरी ली और उसके चेहरे की खाल तन गई। फिर उसने अपने पेट को पकड़ लिया। क्या हुआ? तलत ने पूछा। लड़की खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने सिर को झटकते हुए कहा, कुछ नहीं। उबकाई आई थी बादशाह सलामत। नहीं, तुम्हारे समझने की बात नहीं है तलत। फिर वह हंस पड़ी, तुम्हारा नाम लड़कियों वाला है। मेरी एक सहेली थी तलत जबी और एक कजिन है माह तलत। तो तुम्हारा कौन सा लड़कियों वाला है शाहजहां साहिब महाराज? लड़की के चेहरे पर एक बार फिर वही भाव पैदा हुए। उसने घबराकर नौजवान का हाथ पकड़ लिया, फिर सिर को झटककर बोली, कुछ नहीं। तो तुम्हारे दिल को धक्का सा लगा? क्यों? इसलिए कि मुझे ऐसा लगा जैसे बच्ची मुझसे छिन गई हो। हालांकि उन लोगों ने मुझे बच्ची देने का वादा नहीं किया था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा एहसास हो गया था कि पुलिस वाले शायद उन लोगों को पढ़ा लिखा न समझकर बच्ची मुझे दे जाएं। लेकिन मेरी नजरें पुल के दूसरे किनारे पर गई, जहां बिजली की रोशनी बेहतर थी और रेलवे पुलिस के 2 सिपाही कुछ लिख रहे थे। मेरे पास पहुंचने पर उन दोनों मजदूरों के चेहरों पर रौनक लौट आई। एक सिपाही ने पूछा, बच्ची इन्होंने पाई थी या आपने? मैंने खुश्क मुंह से कहा, इन्होंने। इसे कौन लेना चाहता है? वो मजदूर और मैं एक साथ बोले, मैं। लाल बालों वाली औरत मिन्नत करते हुए बोली, हमारे घर में तो बस हम 2 माँ बेटे हैं। इसकी शादी ही का आसरा नहीं होता। आपके तो बाल बच्चे होंगे। मैंने कहना चाहा, अभी तो मैं पढ़ता हूं, लेकिन दिल पूरे तौर से बच्ची को छोड़ने पर आमादा नहीं था। ऐसी बात कह देने से तो बच्ची पर मेरा हक बिल्कुल खत्म हो जाता। मैं कहने वाला था, तुम ही ले लो, लेकिन खामोश रहा। हम असमंजस में खड़े थे कि वदीवाले ने, जो शायद सिपाही से ऊपर के दर्जे का था, कहा, जो इसे लेना चाहता है साथ लेके चले। वहीं लिखा पढ़ी के बाद बच्ची उसे मिलेगी। मेरे लिए नई कश्मकश पैदा हो गई। भला मैं एक हाथ से साइकिल संभाले दूसरे से बच्ची को कंधे से लगाए उसके साथ स्टेशन तक कैसे चल सकता था? फिर न जाने वहां की कार्यवाही में कितने घंटे लगे, और अगर मैं इसी काम में लग जाता तो रात की मेरी पढ़ाई तो गई थी। फिर तुम छोड़ आए उसे, शाहजहां ने बेदिली से कहा। मैंने लाल बालों वाली औरत से कहा, खैर, तुम ले लो, मेरे छोटे भाई बहन हैं। फिर मैंने एक नजर बच्ची पर डाली, जिसे उस औरत के बेटे ने हाथों के पंघोड़े में प्यार से संभाल कर रखा था।
बच्ची गाफिल सो रही थी और उस वक्त सनी हुई भी नहीं थी। पता नहीं कब माँ बेटे में से किसने बिल्ली की तरह चाटकर उसका मुंह धो दिया होगा। मुझे लगा उस आदमी के दिल से बड़ा खटका निकल गया जो उसे मेरी तरफ से रहा होगा। यकीनन वह और उसकी माँ और उसका साथी तीनों यही सोच रहे होंगे, अगर मैं स्टेशन तक बच्ची के साथ गया और वहां उस पर अपना हक जतलाया तो ड्यूटी पर जो अफसर होगा वो बच्ची मेरे हवाले ही करेगा। ये लोग अपने शक्ल से, अपने कपड़ों से मजदूर लग रहे थे। फिर भला बच्ची को वे कैसे सब कुछ दे सकते थे? वह बजाहिर मेरी शक्ल से लगता होगा, मेरे घर वाले दे सकेंगे। मैं शरीफों में से था। पिछले आधे पौने घंटे में मैं जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बुरी तरह थक गया था और अब वापसी पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता पैडल चला रहा था। आधा पुल पार करने के बाद मैंने पैर टेककर बाइसिकल को रोका और पलटकर बिजली के खंभे की तरफ देखा। वे वहां से चल पड़े थे। दोनों पुलिस वाले आगे आगे थे, जैसे उस वाक़े से उनका कोई ताल्लुक न हो। वे तीनों उनके पीछे चल रहे थे। तीनों? शाहजहां ने तल्खी से पूछा। माफ करना, भूल गया था। चारों कहना चाहिए था, है न? लेकिन वह तो न होने के बराबर थी। शाहजहां चुप रही। तलत भी खामोश रहा, जैसे उसके पास जो कुछ कहने को था खत्म हो चुका हो। अचानक काय काय करते हुए 3-4 कौओं ने एक दूसरे के पीछे उनके सामने हवा में गोता मारा। उनके आगे आगे एक चीखता हुआ कम उम्र भगोड़ा कौवा था जो शायद कुछ करके भागा था। फिर हवा पर खामोशी जम गई। उठा जाए, शाहजहां ने कहा। अभी नहीं, अभी वाक़े का सबसे दर्दनाक हिस्सा बाकी है। छोड़ो भी। कोई औरत अपनी बच्ची को पुल पर रखकर चली गई। किसी ने पास से साइकिल पर गुजरने वाली औरत को गाली दी, जिसे तुम मेरे सामने नहीं दोहरा पाए, इसलिए कि वह गाली मुझे लगेगी। ये गलत है, तलत ने कहा। मैं पहले तो गाली देता ही नहीं हूं, फिर वह भी एक औरत के सामने। अपनी बात जारी रखते हुए शाहजहां ने कहा, फिर तुम उस बच्ची को अपनाने की इजाजत अपने बाप से लेकर भी वहीं छोड़ आए। अब इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या होगी, ये कि उन लोगों ने उसका गला घोंट दिया। तलत ने कहा, वह क्यों ऐसा करते? वह इसलिए कि ऐसा काम सिर्फ सगी मां ही कर सकती है। इसके आगे उसकी आवाज भर्रा गई। तलत की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। फिर उसने शाहजहां के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शाहजहां ने आंसू पोंछते हुए कहा, चलो उठो, क्लिनिक चलते हैं। बुढ़िया बड़ी बददिमाग है, जरा देर हो गई तो 1000 खुशामद पर भी आज के लिए राजी नहीं होगी और मुझे फिर छुट्टी महीने भर तक नहीं मिलेगी। तो ऐसा करो कि तुम नौकरी छोड़ दो, तलत ने मजाक में कहा। और उसके बाद तुम रोटी खिलाओगे। यही तो मैं कह रहा हूं। फिर तुम कहोगे अच्छी बला गले लगी। गले लगाना ही तो चाह रहा हूं, तलत ने हिचकिचाते हुए कहा। फिर उसने अचानक कहा, अपना फ्लैट छोड़कर मेरे घर आ जाओ। होए, शाहजहां ने कमजोर सी ताली बजाते हुए कहा। तमाम बंदिशें और रुकावटें तुमने एक छलांग में पार कर ली। अरे मिस्टर, यह पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं। दोनों पकड़े जाएंगे और अखबार वालों और पब्लिक और कानून सबको अचानक हम में दिलचस्पी हो जाएगी। हेल विद दैम, तलत ने भी उसी खुशी के साथ कहा जिसने अचानक शाहजहां को अपनी लपेट में ले लिया था। फिर उसने कहा, अगर वाकई इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होते तो मैं यहीं तुम्हें गले लगा लेता। शाहजहां ने सिर घुमाकर उसकी आंखों में देखा और अचानक घड़ी को देखते हुए कहा, बस 10 मिनट बाकी है। उठो, बुढ़िया नाराज हो जाएगी। हेल विद हर, तलत ने कहा। पहले आगे का वाकया सुन लो, फिर वहीं चलकर चाय पिएंगे। फिर शाहजहां ने कहा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अंधेरी रात में आहिस्ता आहिस्ता पैडल चलाता हैंडल पर झुका घर की तरफ जा रहा था, जहां मुझे मालूम था अब्बा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुमकिन है इतनी देर घर ने एक और जिंदगी को खुशामदीद कहने की तैयारी कर ली हो। अवज वाज अ वेरी रिलीजियस गॉड फेयरिंग फैमिली। अम्मा, खुदा बख्शे, वैसे चाहे मेरे बच्चे को घर ले आने पर कितना बड़बड़ाती, लेकिन अगर उन्हें पता चलता कि बच्ची को रात में भी वहीं खोई पर पड़ी छोड़ आया हूं तो फिर सारी रात उन्हें खुदा के कहर से डर लगता और अपना बिस्तर काटने को दौड़ता। मैं सोच रहा था, अब्बा मेरे इंतजार में बैठे होंगे। छोटे भाई बहन ने कहीं तोशक फलिया और छोटे छोटे कपड़े जमा कर लिए होंगे। क्या खानदान था! ये किस किस्म की खुशी थी, घर में एक बच्चे के होने की? नहीं, वो तो घर में थे ही। उनकी परवरिश के दौर से अभी अम्मा को 5-6 ही साल हुए मोहलत मिली थी। किसी पर तरस खाने की नहीं, इसके लिए उस बच्ची का मिलना जरूरी नहीं था। जिन पर तरस आए उनसे शहर भरा पड़ा था, और फिर हमारा घराना खाता पीता सही। ऐसा भी नहीं था कि अलल्ले तलल्ले हों। खुद मैंने क्या उस बच्ची को अपनाना चाहा था? इस सवाल का जवाब मैं आज तक नहीं दे पाया हूं। यह शायद एक नया रिश्ता था जो मुझ पर खुल रहा था। ऐसा रिश्ता जो खुद अपनी जगह एक हैसियत रखता है,
जो इंसान को जिंदगी में कभी कभार ही पैदा होता है। 5 मिनट, शाहजहां ने आहिस्ता से कहा। गोली मारो बुढ़िया को, शाहजहां ने कहा। कमबख्त, मैंने आज की सुबह भी नैनों में गवाई। हम चलते चलते ख्वार हो गए। अच्छा, वह नहीं, कोई और सही। और कोई क्यों सही, पहले मुझे आगे का हाल बताने दो। मैं जब हार खाए इंसान की तरह घर पहुंचा तो मेरी शक्ल देखते ही अब्बा ने कहा, बच्ची कहाँ है? और उतनी देर में जो साइकिल रखने में मुझे लगी, उन्होंने कई बातें कह डाली, जिनमें से अब मुझे बस 2 याद है। कोई ले गया, पता नहीं कैसे आदमी के हाथ आई होगी। मैंने उन्हें सारी बात बताई और अगले दिन पूछने के लिए कहा कि वहां रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, और यह वह दर्दनाक बात है। उन्होंने अगले दिन स्टेशन से लौटकर मुझे बताया। उन लोगों ने मामूली पूछताछ के बाद उस औरत और उन दोनों आदमियों को अगले दिन आने को कहा। वह दोनों माँ बेटे कहते रहे कि बच्ची पुलिस स्टेशन पर रात को कैसे रहेगी, लेकिन एक सिपाही ने कहा कि जाते हो या तुम्हारा चालान करें। बच्ची कहीं से उठाकर लाए हो और अब इसे कानूनी तौर पर अपने घर रखना चाहते हो ताकि जब बड़ी हो जाए तो। शाहजहां ने आगे सुनाने के लिए हूं की। तलत ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं वालिद साहब की बात बिना समझाए ही समझ गया, क्योंकि वो आगे बताने से कतरा रहे थे। काफी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। शाहजहां ने तलत के हाथ पर हाथ रख दिया जो अपने निचले होंठ को दांतों से दबाए हुए था। फिर उसने दुखी लहजे में कहा, पुलिस वालों में से एक बच्ची को अपने घर ले गया था, यानी वह उसे मिली जिसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। अब भी कभी कभी मुझे उसका ख्याल आता है, न जाने कितनी बड़ी हो गई होगी। अगर वह मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी किस तरह गुजरी होती। उन माँ बेटों को मिलती तो उनकी जिंदगी में कैसी कैसी तब्दीलियां आती। आओ चलो क्लिनिक चलें, शाहजहां ने कहा। अभी भी वक्त है, मैं बुढ़िया को राजी कर लूंगी, फिर ये पैसे न जाने कहां उठ जाएं। हम वहां नहीं जाएंगे, तलत ने कहा। क्यों नहीं जाएंगे, अभी वक्त है। एक बारगी परेशान होकर उसने अपना पेट पकड़ लिया और सांस रोके रही। तलत ने पूछा, क्या हुआ? उबकाई आ रही है। तुम सिर्फ उबकाई जानते हो, मुझे कुछ और महसूस हो रहा है, जैसे कोई चीज अंदर हिली हो। तब तो और भी नहीं जाएंगे, तलत ने कहा। चंद हफ्ते और मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बुढ़िया इंकार कर देगी, वह बहुत मीन मेखवाली है। साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पर तो राजी हुई है, उसने न कर दिया तो फिर किसी अनाड़ी नस का सहारा लेना पड़ेगा। मैं न बुढ़िया को कुछ करने दूंगा और न किसी नर्स या दाई को। फिर उसने पूरे भरोसे के साथ कहा, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। 14-15 दिन की वाकफियत भी कोई वाकफियत होती है, शाहजहां ने कहा। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते मिस्टर तलत जबी। न जानना चाहता हूं शहंशाहे हिंदुस्तान, तलत ने बीच से उठते हुए कहा। चलो, तुम्हार 4 घंटे का रोजा खत्म, चलकर कुछ खाया पिया जाए।